6 मार्च 2026 मुरादाबाद की बुद्ध विहार कॉलोनी हाउस नंबर 378। दोपहर का टाइम था। अचानक से एक घर से कुछ चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। पड़ोस के कुछ लोग चीखे सुनकर उस घर की ओर भागे। जब वो पहुंचे और जो मंजर देखा, वो जिसने भी देखा वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो सिर्फ दर्द की आवाज नहीं थी, वो एक माँ के दुखों की आहट थी जो अपनी बेटी को खून में लथपथ देख रही थी, जिस पर 40 से ज्यादा चाकुओं के वार हुए। घर के हर कमरे और दीवार पर खून के छींटे थे और वो इंसान जो ये सब कर रहा था वो उस लड़की का अपना ही था। खुद लड़की और लड़की की माँ पे चाकुओं से इतने वार हुए कि सारे रिश्ते नाते सब खून में बह गए। कैसे एक इंस्टाग्राम की फ्रेंडशिप किसी इंसान का दिमाग घुमा सकती है। ये स्टोरी है हिमशिखा की, 25 साल की एक लड़की जिसने दुनिया को सिर्फ खुशियां दी और उस भाई की जो उसकी दुनिया था। जानिए कैसे एक खुशहाल फैमिली एक ही सुबह में बिखर गई। वेलकम टू द चैनल। लेट्स बिगिन द ब्रूटल केस ऑफ हिमशिखा। यूपी के बदायूं के जोगीपुरा की रहने वाली नीलम जी करीब 30 साल पहले अपने पति के साथ मुरादाबाद आई थी। 26 दिसंबर सन 2000 को उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक साथ जुड़वा, बेटी हिमशिखा, बेटे का नाम हार्दिक। पति ने 10 साल पहले करीब घर छोड़ दिया था। कोई सपोर्ट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। नीलिमा जी ने अकेले अपने दम पर दोनों बच्चों को पाला। नीवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट ब्रांच हेड। ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इसलिए वो बुद्ध विहार में रहती थी। मोहल्ले वाले कहते थे इतनी मुश्किलों के बावजूद उनकी मुस्कान कभी कम नहीं होती। नीलिमा जी ने कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद दोनों की स्कूलिंग कंप्लीट करवाई। स्कूल में दोनों बहुत शांत और रिजर्व थे, दूसरों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ होते थे। इनका बॉन्ड बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। हिमशिखा 25 साल के होते ही गुरुग्राम में टेली परफॉर्मेंस कंपनी में जॉब करने लगी। साथ में MBA भी कर रही थी और जो वक्त मिलता उसमें रील, ट्रेवल और अपनी जिंदगी जीने में खर्च करती थी। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती, लिप सिंक, ट्रेवल, सेल्फ लव और डेली लाइफ। कभी ऑफिस में भी शूट कर लेती स्पॉन्टेनियस तरीके से। लोग कमेंट करते योर एनर्जी इज हीलिंग मी। कभी उसकी ब्यूटी की तारीफ और कभी स्माइल की। उसके लिए कंटेंट बनाना कोई प्लान नहीं था, जिंदगी चल रही थी और वो कैप्चर कर रही थी। और उसकी सबसे बड़ी खुशी उसका भाई हार्दिक। कैमरे के सामने उसने अपने ब्लॉग में कहा, मैं हार्दिक की ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहती, भाव बढ़ जाएंगे उसके, बट सच में आई फील वेरी ब्लेस्ड कि वो मेरा भाई है। जो भी बोलती हूँ बिना सोचे करता है। माँ बाप भी एक बार मना कर सकते हैं, पर मेरा भाई हार्दिक नहीं। हार्दिक जो कैमरे के सामने मुस्कुराता था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल इंसान, यूट्यूब ब्लॉग्स बनाता, माँ के साथ में टाइम स्पेंड करता, बहन के साथ हंसता और लड़ता, जिसे देख के लगता था हाँ यार ये तो मेरे जैसा ही बंदा है। लोग रिलेट करते। फिर उसने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए गुरुग्राम में BPO की जॉब करना स्टार्ट कर दी। कंपनी का नाम कॉन्सेंट्रिक्स। लेकिन गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो सपने बेचता है और बिल समेत वापस लेता है। मंथली इनकम का बड़ा हिस्सा रेंट, कार की EMI और डेली एक्सपेंसेस में चला जाता। महीने के एंड तक सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। एक ब्लॉग में उसने खुद बोला, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, आज कैसे मैनेज करूंगा। लोग कमेंट करते ये तो रिलेटेबल है, बट किसी ने सीरियसली नहीं लिया। साइकोलॉजी में इसे प्रोलॉन्ग्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। क्रोनिक पेन जैसा ब्रेन पर बार बार इफेक्ट करता है। धीरे धीरे ये इफेक्ट इतना बढ़ जाता है कि छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। एक आदमी जो बार बार सर्वाइव मोड में हो वो थक जाता है। वो ऑफिस में भी ब्लॉग बनाता था। ऑफिस के लोग और मैनेजमेंट को दिक्कत होने लगी। फिर ऑफिस ने वार्निंग लेटर दिए, प्रमोशन रोका, रिजाइन का प्रेशर बनाने लगे। उसने खुद अपने ब्लॉग में क्लेम किया, मुझे नोटिस पीरियड भी सर्व करने नहीं दिया, अनपेड लीव्स पर भेज दिया, बचती सेविंग भी खत्म होने लगी, जॉब भी चली गई। एक दिन वो ऑफिस गया, ID कार्ड लिया, कैमरे के सामने डस्टबिन में फेंक दिया और बोला इसकी सही जगह यही है। हम सोचते हैं वो बोल्ड था। ये एक आदमी था जिसका सारा ईगो एक बार में टूट चुका था और उसी टूटने के बाद उसकी लाइफ में एक चीज आई, वो चीज जो इस सब की असली वजह बन गई। 2025 की शुरुआत में जॉब थी नहीं, पैसा था नहीं, सेल्फ एस्टीम टूट चुकी थी और इस वक्त इंस्टाग्राम पर एक लड़की मिली। ये लड़की पुणे की रहने वाली थी,
मुस्लिम बैकग्राउंड से। दोनों कभी एक बार भी फिजिकली मिले नहीं, सिर्फ स्क्रीन, सिर्फ टेक्स्ट, सिर्फ इमोजी। लेकिन एक आदमी के लिए जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, ये सब कुछ था। फिर धीरे धीरे बातें घंटों की होने लगी, फ्यूचर्स के प्लान बनने लगे, साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। उसे देखकर लगता था कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। फिर एक दिन उसने सीधा लड़की के घर वालों को कॉल कर दिया शादी की बात करने के लिए। दूसरी तरफ से जो सुना वो हार्दिक के लिए थप्पड़ सा था। हमारी बेटी आपके धर्म की नहीं है, उससे दूर रहो। उन्होंने अपनी बेटी को भी मारा। रिलेशनशिप खत्म हो गया। हार्दिक टूट गया। ये सुन के हार्दिक का दिल इतना टूट गया कि वो उदास सा रहने लगा। बट उसने अपनी माँ और बहन को सब कुछ बताया। दोनों ने प्यार से समझाया, छोड़ दे यार, कभी देखा तक नहीं उसे, अपनी लाइफ पर ध्यान दे, अपना कैरियर देख। ये केयर थी, ये सच्चा प्यार था। लेकिन उस आदमी के दिमाग में ये धोखा टाइप का था। हार्दिक को ऐसा लगता था कि वो लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, उसकी बातों को सुनते नहीं है, उसकी केयर नहीं करते। कुछ लोगों में रिजेक्शन का दर्द नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा गहराई से लगता है। यह रिजेक्शन सेंसिटिव डायफोरिया कहलाता है। जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड, ब्रोकन और अकेले हों, उसके लिए यह रिजेक्शन एक दिन का नहीं होती, वो आग होती है और उस आग को पास के लोगों की एडवाइस और ज्यादा खटकती है। 2 मार्च 2026 दोनों भाई बहन गुरुग्राम से मुरादाबाद आए होली का त्योहार मनाने। माँ के पास घर में सुकून था, चाय थी, माँ की हंसी थी, वही प्यार था। किसी को नहीं पता था कि ये हिमशिखा की आखिरी बार इस घर में कदम पड़े हैं। सिर्फ 3 महीने पहले नैनीताल ट्रिप 2026 दिसंबर, दोनों का बर्थडे जुड़वा थे तो साथ सेलिब्रेट किया। माँ, भाई, बहन तीनों साथ में। पहाड़ों की ठंडी हवा, केक, डांस, हंसना, एक फैमिली पूरी तरह खुश। शॉकिंग आयरनी ये है, 5 मार्च 2025 यानी इस इंसिडेंट से 1 साल पहले हार्दिक ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था, सिस्टर इज अ ब्लेसिंग, मैं अपनी बहन के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। हिमशिखा ने रिप्लाई किया, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1 साल बाद वो इंसान जो ये सब लिख रहा था, उसकी खुद की जिंदगी अंधेरे में होने वाली थी। 6 मार्च 2026 मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी। सुबह का टाइम था। नीलिमा जी ने चाय पी, पर्स उठाया, दोनों बच्चों को देखा, मुस्कुराई और ऑफिस के लिए निकल गईं। घर में सिर्फ भाई और बहन। बातें होने लगी आम सी, रोज की। फिर वो टॉपिक आ गया। हिमशिखा ने एक केयरिंग बहन की तरह वो बात कही जो वो काफी बार कह चुकी थी, यार छोड़ उस लड़की का चक्कर, तू कभी मिला तक नहीं उससे, और तूने देखा खुद को क्या से क्या हो गया है तेरे साथ, अपनी लाइफ देख, अपना कैरियर देख। ये बातें थी वो बोल रही थी क्योंकि वो चिंतित थी। लेकिन उस आदमी के लिए जिसके अंदर सालों का गुस्सा, ये बातें उसको तलवार की तरह चुभ रही थी। ये सुन के हार्दिक आग बबूला हो गया। दोनों के बीच बहस चालू हो गई, दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं, शब्दों में गुस्सा आता गया। फिर किसी काम से हिमशिखा किचन में चली गई, उसके पीछे पीछे हार्दिक भी चला गया। बहस करते करते हार्दिक की नज़र किचन काउंटर पे रखे एक चाकू पे पड़ी। वो एक पल था, एक पल जिसमें जहां वो खुद को रोक सकता था, पर हार्दिक का गुस्सा उसके सर चढ़ चुका था। उसने वो चाकू उठाया और हिमशिखा के पीछे से गले में एक वार किया। हिमशिखा को पहले समझ नहीं आया, उसके लिए ये एक शॉक था। घाव इतना गहरा हो गया था कि खून की धार बहने लगी। और फिर उस लड़की के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, भागो। वो भागी किचन से लिविंग रूम, लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से आंगन, बार बार गिरते हुए, बार बार उठते हुए, बार बार एक आखिरी बार जीने की कोशिश करते हुए। लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो भाई जिसने कभी कहा था मेरी एक ही बहन है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो आज उस बहन के पीछे था, चाकू लेकर। हिमांशी गिरते हुए भागती रही, लेकिन वो बार बार चाकुओं से वार करता रहा जब तक हिमशिखा की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। हिमशिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, हिमशिखा के जिस्म पर 40 बार किचन नाइफ से वार किया गया। सिर्फ गर्दन पर 4 गहरे घाव थे। बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं था जहां चाकुओं से वार न हुआ हो। पोस्टमार्टम प्रोसेस लगभग 2 घंटे चला। इंजरी सीवियरिटी की वजह से पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफ किया गया। डॉक्टर ने कहा ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये अनकंट्रोल्ड रेज था। और जो आगे हुआ वो इन तीनों की कहानी का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग हिस्सा है। हार्दिक ने कपड़े ठीक किए, फेस वॉश किया,
घर से बाहर निकला और सीधा नीलम जी के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल था। लोग काम कर रहे थे, चाय पे चर्चा कर रहे थे और वो अपनी माँ के पास गया। नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल चेहरा, नॉर्मल आवाज और बोला, माँ घर चले, आपके लिए एक सरप्राइज है। सोचो एक माँ के लिए ये वर्ड क्या होते हैं, खुशी, इंतजार, क्यूरियोसिटी। नीलम जी मुस्कुराई, पर्स उठाया, बेटे के साथ चली गई। कार में बैठी सोच रही होंगी क्या होगा, कुछ मीठा, कोई गिफ्ट। कार रुकी, घर के बाहर नीलम जी ने गेट खोला और जो देखा वो उनकी रूह को हिला देने वाला था। जमीन पर खून, दीवारों पर खून। कमरे में वो दौड़ी अंदर की तरफ और बिस्तर पर अपनी बेटी हिमशिखा को खून से लथपथ, जो अब जा चुकी थी। नीलिमा जी की चीखें वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक माँ की पूरी जिंदगी थी जिस पे अब फुल स्टॉप लग चुका था। हार्दिक ने उसकी माँ पर भी चाकुओं से वार कर दिए। 1, 2, 3 कई बार चाकू मारा और फिर वहां से कार लेकर निकल गया। चीखें सुनकर पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और जो देखा वो देखकर उनकी भी आंखें खुली रह गईं। पुलिस को सूचना मिलते ही एसएसपी सतपाल अंतिल ने 10 अलग पुलिस टीम बनाई। एसपी सिटी रणविजय सिंह को कमांड दी। हाईवे स्कैन हुए, टोल बूथ चेक हुए, इलेक्ट्रॉनिक सुपरविजन भी ऑन करके हार्दिक की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हुई। अगली सुबह न्यू मुरादाबाद एरिया से हार्दिक पकड़ा गया। वो घर से ज्यादा दूर नहीं गया था, शायद खुद को भी नहीं पता था कहाँ जाना है। हार्दिक को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, वो मेरी पर्सनल लाइफ में बार बार दखल देती थी, मुझे इस लड़की का चक्कर छोड़ने को कहती थी। मैंने काफी बार समझाया, वो मानती ही नहीं थी। और माँ पर अटैक क्यों किया? जब पुलिस वालों ने ये पूछा तो ये सबसे शॉकिंग बात उनके सामने आई। उसने कहा, मैंने सोचा बहन को मारने के बाद मैं जेल चला जाऊंगा, माँ अकेली रहेगी, बहुत परेशान होगी, इसलिए उन्हें भी मारने का सोचा। ये बात सुन के किसी की भी रूह कांप उठेगी। उस माँ पे क्या बीतती होगी जिसने अपने दोनों बच्चों के लिए सपने देखे होंगे और अब वो सपने कभी सच नहीं हो पाएंगे। ये एक प्लान्ड क्राइम नहीं था, ये एक इम्पल्सिव रेज था, लेकिन माँ को लाने का एक्ट ये डिलिबरेट था। जेल में हार्दिक की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल है। कभी माँ को याद करता है, कभी पूछता है घर कब जाऊंगा। वही माँ जिस पर उसने 6 बार चाकू मारा था। हमने जब हार्दिक की साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करी तब हमको ये साइन मिले। विक्टिम मेंटालिटी, हर जगह वो खुद को विक्टिम दिखाता था, सब गलत सिर्फ मैं सही। रिजिड थिंकिंग, एक बार कोई ओपिनियन बना लो तब तक नहीं छोड़ता था जब तक कोई एग्री ना हो। मूड इनस्टेबिलिटी, 1 मिनट में खुश, दूसरे मिनट में खाली आंखों वाला इंसान। सेफ अवेयर बट स्टक, जानता था बिगड़ रहा है, ब्लॉग में भी कई बार बोला पर फिर वही करता था। एल्कोहल एज एस्केप, पहले ड्रिंकिंग के खिलाफ बोलता था, कुछ महीने बाद रोज पीने लगा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं इन 5 साइन में से भी 3 भी एक इंसान में है, उसको सीरियस हेल्प की जरूरत है। हार्दिक में 5 साइन थे, किसी ने सीरियसली नहीं लिया और अंजाम एक हंसती खेलती फैमिली उजड़ गई। वो घर आज भी है, बुद्ध विहार कॉलोनी, हाउस नंबर 378। गेट बंद है, पर्दे खिंचे हैं, आंगन में कोई आवाज नहीं। वही चाय का प्याला होगा जो नीलिमा जी ने उस दिन सुबह पी थी, वही बिस्तर होगा जिस पर हिमशिखा सोती थी और वही किचन काउंटर जहाँ वो चाकू रखा हुआ था। हिमशिखा 25 साल की थी, MBA कर रही थी, रील बनाती थी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी। नीलिमा जी जो हॉस्पिटल में है, अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं सकती थी और वो हार्दिक जेल में है, अभी भी पूछता है घर कब जाऊंगा। एक जुड़वा बहन जिसके साथ उसने इस दुनिया में पहली सांस ली, जिसके साथ बचपन की यादें थी, खुशियां थी, उसी बहन को इसने बेरहमी से मार दिया और वो भी उस इंस्टाग्राम के रिश्ते के लिए जिसे उसने कभी सामने से देखा तक नहीं। इंडिया में हर दिन एवरेज 80+ मर्डर होते हैं जिनमें कातिल विक्टिम का करीबी रिश्तेदार होता है। मतलब एक दिन में 80 लोगों की जिंदगी उनके अपने घर में उनके अपने लोग ने ली। 90% में पहले से वार्निंग साइन थे जो किसी ने सीरियसली नहीं लिए। हिमशिखा की ये स्टोरी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। जो इंसान हर बार सबको ब्लेम करता है, जो खुद को विक्टिम दिखाता है, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, वो एक दिन सीरियसली कुछ अनहोनी कर बैठता है। अपने किसी करीबी से आज पूछो, सीधा आंखों में देख के
तो ठीक है, सच में वो जवाब किसी की जिंदगी बचा सकता है। आपको इस बारे में बोलना चाहिए। कमेंट करें, लाइक करें। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।